जय जिनेन्द्र। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जीर्णेदित्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं संवदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्रव्य संग्रह में 6 द्रव्यों के वर्णन में 5 द्रव्यों का वर्णन पूरा हो गया। काल द्रव्य का वर्णन पिछली पाठशाला में एक गाथा हुई थी। उसमें क्या बताया था कि काल द्रव्य 2 प्रकार का, व्यवहार काल द्रव्य और निश्चय काल द्रव्य। अब आज जो गाथा होगी उसमें ये बताएंगे काल द्रव्य किस शक्ल में है, कितने हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आइए गाथा देखते हैं। लोयायासुपदेशे एक एक के जेठिया हुए एक एक का, एक एक के जेठिया हुए एक एक का, एक एक के जेठिया हुए एक एक का, एक एक के जेठिया हुए एक एक का। रैणानं राशिमिव, रैणानं राशिमिव ते कालाणु असंख्यदवाणी, ते कालाणु असंख्यदवाणी। लोयायासु पदेशे, लोकाकाश के प्रदेशों पर, एक एक प्रदेश पर जो ठिया माने स्थित हैं, एक का एक एक। देखिए जरा, लोकाकाश के प्रदेशों पर जो एक एक प्रदेश पर एक एक स्थित हैं। लोकाकाश के प्रदेश कितने? असंख्यात। काल द्रव्य कितने? वे भी असंख्यात। कितने असंख्यात? जितने लोकाकाश के प्रदेश उतने, ना एक कम ना एक ज़्यादा, काल द्रव्य के अणु। काल द्रव्य अणु की फॉर्म में है, तो एक एक प्रदेश पर एक एक अणु मौजूद है। देखें, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर, लोकाकाश के प्रदेश पर जो एक एक प्रदेश पर एक एक स्थित हैं, कैसे? रत्नों की राशि के समान। जैसे रत्नों की राशि का ढेर हो, ऐसे बिना जगह छोड़े हुए, ऐसे वे काल द्रव्य के अणु असंख्यात द्रव्य हैं। काल द्रव्य को काल अणु क्यों कहा? क्योंकि ये अणु के बराबर है। अणु जितना है अणु के बराबर है, इसलिए इसे कहा कालाणु। अणु कितना बड़ा है? एक प्रदेश पर एक एक अणु रहता है और एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य रहता है, तो काल द्रव्य को अणु कह दिया। काल द्रव्य का एक एक अणु लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित है। अणु की तरह इसमें रूप रस गंध स्पर्श नहीं, पर जैसे पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा, तो ये काल द्रव्य का जो हिस्सा है, काल द्रव्य जो है वो उस हिस्से के बराबर है, इसलिए अणुवत होने से कालाणु कहा। क्या काल द्रव्य और कालाणु अलग अलग वस्तु हैं? नहीं, देखो, जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने काल द्रव्य हैं। ये काल द्रव्य के अणु नहीं हैं, ये सब काल द्रव्य हैं, इंडिपेंडेंट काल द्रव्य हैं, लेकिन अणु जैसे हैं, इसलिए कालाणु कहा। काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात। प्रत्येक लोकाकाश के प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य विराजमान है और अणु जितना है, इसलिए कालाणु कहे गए हैं। ऐसे समझो। इस तरह तो पंडित जी फिर सबसे छोटा द्रव्य कालाणु ही माना जाएगा ना? क्यों माना जाएगा? अणु क्यों नहीं माना जाएगा? बताओ। जब अणु और कालाणु दोनों एक प्रदेशी हैं, तो कालाणु और अणु दोनों बराबर हो गए। अब देखो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा विचार करें। सबसे छोटा द्रव्य कालाणु या पुद्गल का अणु, सबसे छोटा। सबसे छोटा क्षेत्र प्रदेश। सबसे छोटा काल समय, इससे छोटा समय नहीं होता। और सबसे छोटा भाव अविभागी प्रतिच्छेद, गुण का अंश। गुरुजी, कालाणु को अच्छा माना जाए या पुद्गल के अणु को अच्छा माना जाए? आचार्य श्री कहते हैं हमें पुद्गल का अणु अच्छा नहीं लगता, हमें कालाणु अच्छा लगता है। हमने पूछा क्यों?
वो कहते हैं पुद्गल का अणु दोगला है, बेईमान। क्यों? अणु से स्कंद बन जाता है, स्कंद से फिर अणु बन जाता है, अणु के रूप में शुद्ध है फिर अशुद्ध हो जाता है, फिर शुद्ध हो जाता है, ये दोगला। काला अणु हमें अच्छा लगता है जो हमेशा से शुद्ध है और हमेशा शुद्ध रहता है। इसलिए आचार्य श्री को जब अणु की बात चलती है तो काला अणु की चर्चा करते हैं, पुद्गल के अणु की चर्चा नहीं। जो अशुद्ध हो जाते हैं ना, हमें उनकी बात नहीं करनी, जो त्रिकाल शुद्ध है अपन उसकी बात करते हैं। पंडित जी, आचार्यों ने पूरे लोक में अधर्म द्रव्य को एक माना और धर्म द्रव्य को एक माना, तो जो काल द्रव्य है उसको भी एक मानना चाहिए था, असंख्यात ही क्यों कहा? धर्म द्रव्य एक काम करता है, चलते हुए को चलने में सहकारी, दूसरा काम नहीं। अधर्म द्रव्य एक काम करता है, ठहरते हुए को ठहरने में सहकारी। काल द्रव्य ढेर सारे काम करता है। जैसे एक पेड़ में बहुत सारे आम लगे हैं, तो कच्चे आम को पकाने का काम करता है और पके आम को सड़ाने का काम करता है। काल द्रव्य के तो काम बहुत है, इसलिए काल द्रव्य अलग अलग हैं और वो अलग अलग द्रव्य को अलग अलग कार्य में सहकारी होने से उनके परिणमन के रिजल्ट भी बहुत प्रकार के। अगर काल द्रव्य एक होता तो फिर एक ही काम दिखाई पड़ता, ऐसा नहीं होता। काल द्रव्य के कार्य क्योंकि सब अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चा युवा हो रहा है, काल द्रव्य का परिणमन, युवा बूढ़ा हो रहा है, काल द्रव्य का परिणमन, तो यहाँ अलग वहाँ अलग। तो काल द्रव्य के परिणमन क्योंकि हर जगह अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, इसलिए अगर एक काल द्रव्य होता तो व्यवस्था नहीं बनती। इसलिए आचार्यों ने बिल्कुल ठीक कहा, संसार की व्यवस्था बनाई है किसने? काल द्रव्य के असंख्यात अणुओं ने। पंडित जी, काल द्रव्य स्वयं परिणमन करता है या नहीं? अच्छा, काल द्रव्य द्रव्य है या नहीं? द्रव्य है तो परिणमन क्यों नहीं करेगा? हम हर बार ये बताते आ रहे हैं, जो द्रव्य है उसमें उत्पाद व द्रव्य होगा, नई पर्याय उत्पन्न होगी, पुरानी पर्याय का नाश होगा, वस्तु का द्रव्यपना रहेगा। काल द्रव्य क्योंकि द्रव्य है इसलिए उसमें उत्पाद व द्रव्य तीनों होंगे, और जब उत्पाद व होगा तो परिणमन होगा कि नहीं होगा? परिणमन होगा। कोई भी द्रव्य हो, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, परिणमन होगा। क्यों? क्योंकि वो द्रव्य है, और द्रव्य की परिभाषा ये दी उन्होंने, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। तो फिर पंडित जी, काल द्रव्य के परिणमन में कौन सहकारी होगा? क्या हम ऐसा मान लें, दो अणु है, ये इसके परिणमन में सहकारी, ये इसके परिणमन में सहकारी, तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। ये इस प्रदेश में है, ये इस प्रदेश में है, तो ये इस प्रदेश में कैसे परिणमन कराएगा? नहीं कराएगा। परिभाषा, काल द्रव्य जो परिणमन करते हुए अन्य द्रव्यों को और स्वयं अपने आप को भी परिणमन में सहकारी होता है, उसे काल द्रव्य कहते हैं। जैसे आकाश द्रव्य स्वयं अपने में ठहरा हुआ भी है, उसी तरह काल द्रव्य अन्य द्रव्यों में परिणमन कराता है और अपने में भी परिणमन कराता है। मनःपर्य ज्ञानी जो मुनि महाराज होते हैं, वे दूसरे के मन की बात जानते हैं, अच्छा अपने मन की बात भी जानते हैं। कल मैंने क्या सोचा था वो भी जानते हैं, 1 महीने पहले मैंने क्या सोचा था वो भी जानते हैं, अब मैं 7 दिन बाद क्या सोचूंगा ये भी जानते हैं। इसी तरह काल द्रव्य का अणु अपने में और अन्य द्रव्यों में दोनों में सहकारी होता है। तो फिर ये काल द्रव्य के अणु किस प्रकार परावर्तन कराते हैं? परावर्तन नहीं, परिणमन। ये कैसे? जो काल द्रव्य का अणु जहाँ है वहाँ जो जो द्रव्य होंगे उन सब के परिणमन में वो काल द्रव्य का अणु सहकारी होगा। एक काल द्रव्य का अणु एक प्रदेश में है, उस प्रदेश पर जितने भी द्रव्य होंगे, जो जीव होंगे, जो पुद्गल होंगे, उन सब में परिणमन कराने में ये सहकारी होता है। अन्य प्रदेशों में ठहरी वस्तु को सहकारी नहीं होता। मान लो एक काल द्रव्य का अणु है और यहाँ एक वस्तु कोई एक मान लो अणु है, तो ये अणु इस अणु में परिणमन नहीं कराएगा। इस प्रदेश में जो अणु होंगे उनमें परिणमन ये कराएगा। दूसरी बात, जो वस्तु एक होती है उस एक वस्तु के परिणमन में एक काल द्रव्य या अनेक काल द्रव्य दोनों सहकारी हो सकते हैं, क्योंकि वस्तु एक है। उसका परिणमन एक कालाणु से भी हो सकता है और बहुत से कालाणु से भी हो सकता है। ठीक है पंडित जी, एक पुद्गल का अणु दूसरे पुद्गल के अणु में जुड़ जाता है और स्कंद बन जाता है, परंतु जो काल द्रव्य का जो अणु होता है वह आपस में जुड़ क्यों नहीं जाता? एक पुद्गल के अणु का दूसरे अणु से जो संबंध होता है उसमें कारण क्या है? सूत्र दिया, स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध।
उस अणु में जो स्निग्ध गुण और रूक्ष गुण हैं वे उस अणु के दूसरे अणु से जुड़ने में कारण हैं। अच्छा, स्निग्ध और रूक्ष गुण किस में पाया जाता है? सिर्फ पुद्गल द्रव्य में, काल द्रव्य में पाया नहीं जाता। तो काल द्रव्य के अणु कैसे जुड़े? दो जीव द्रव्य हैं, ये जीव द्रव्य क्यों नहीं जुड़ते? क्योंकि इनमें स्निग्ध रूक्ष गुण नहीं है, ये तो ये भी जुड़ जाते, तो नहीं जुड़ते। एक साधारण शरीर में अनंत आत्माएं रहती हैं, पर वे सब भिन्न भिन्न हैं, जुड़ती नहीं है। क्यों? स्निग्ध रूक्ष गुण का अभाव है। इसलिए एक काल द्रव्य का अणु दूसरे अणु से इसलिए नहीं जुड़ता क्योंकि उसमें बंध होने में कारण जो स्निग्ध रूक्ष गुण है उसका अभाव है, वो नहीं होता। इसलिए जुड़ता कौन है? सिर्फ पुद्गल। पुद्गल के अलावा अन्य पांचों द्रव्यों में जुड़ाव नहीं होता। पंडित जी, एक कालाणु पूरे लोक में भरे हुए हैं, तो क्या इनमें भी कहीं जगह होती होगी? खाली जगह नहीं, खाली जगह बिल्कुल नहीं। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है। पूरे लोकाकाश में कोई एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ कालाणु नहीं हो। दूसरी बात, ये काल द्रव्य के अणु अणु के बराबर हैं और अणु से छोटा स्थान होता नहीं। अणु घेरता है स्थान एक प्रदेश से छोटा और स्थान होता नहीं। हमने लिखाया था ना, क्षेत्र की इकाई सबसे छोटी प्रदेश, और जब हर प्रदेश पर एक एक है तो जगह खाली कैसे छूटेगी? एक भी जगह नहीं छूटती खाली। इसलिए पूरे लोकाकाश में लिखा रत्नों की राशि के समान, रत्नों की राशि भरी, खचाखच भर गई। आपने ठूस के बालू भर दी, एक शीशी में ठूस के भर दी, ऐसे बिल्कुल भरे हैं, कोई स्थान रंच मात्र भी खाली नहीं है। गुरुजी, काल द्रव्य जीव है या पुद्गल है? दोनों ही नहीं है। देखो, अगर जीव है तो इसमें चेतना होनी चाहिए, चेतना नहीं। अगर पुद्गल है तो रूप रस गंध स्पर्श होना चाहिए, रूप रस गंध स्पर्श भी नहीं, नहीं तो हमें दिखते क्यों नहीं? इसलिए द्रव्य 6 हैं, 6 द्रव्य अलग अलग हैं। जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल नहीं, काल जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश नहीं, 6 अलग अलग हैं। इनमें कोई किसी में नहीं जुड़ता, कोई किसी का नहीं होता। इसलिए काल द्रव्य है, ना जीव है ना पुद्गल। हाँ, अजीव द्रव्य के 5 भेदों में एक भेद है। अजीव द्रव्य के 5 भेद, काल द्रव्य अजीव तो है पर पुद्गल नहीं, ऐसे समझना। इस प्रकार 6 द्रव्यों की चर्चा पूरी हुई। अब इन 6 द्रव्यों में और क्या विशेषता है ये आगे की गाथा में स्पष्ट कर रहे हैं। एवं छभ्येयमिदं जीवा जीवपभेदो दवम् उत्तम काल विजुत्तम णादवा पंच अत्थिकायादु एवं इस प्रकार 6 भेद वाले इदम इस दव्वम द्रव्यों को जो जीवाजीव भेद दो जो जीव और अजीव इन दोनों के भेद वाले हैं। द्रव्य के दो भेद किए थे, जीव और अजीव। जब इनको डिटेल किया तो 6 प्रकार के 6 भेद वाले ये दोनों बन गए। कैसे अर्थ लगाएंगे? इस प्रकार जीवाजीव भेद दो जीव और अजीव भेद वाले इन द्रव्यों को छभ्येयम 6 भेद वाला इस प्रकार कहा गया। द्रव्य के 2 भेद, उसके 6 भेद बताए गए। इनमें काल विजुत्तम, काल को छोड़कर 5 द्रव्यों को अस्तिकाय, अस्तिकाय जानना चाहिए, ऐसा कहा गया है। द्रव्य 6 द्रव्यों में काल द्रव्य को हटा दो, जीव पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश, ये 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं, ऐसा कहा गया। पंडित जी, अस्थिकाय किसे कहते हैं? वैसे तो आचार्य स्वयं अगली गाथा में अस्तिकाय का स्वरूप देंगे, लेकिन अपने को इतना समझ लेना चाहिए, जो द्रव्य एक प्रदेश से ज़्यादा प्रदेशों में रहता है वो अस्तिकाय, एक प्रदेश में रहता है वो अस्तिकाय नहीं।
काल द्रव्य अणु के बराबर एक एक काल द्रव्य। एक अणु में, एक प्रदेश में जो एक अणु रह रहा है वो एक काल द्रव्य है। ये कितने प्रदेश में रह रहा है? एक प्रदेश में। तो एक प्रदेशी होने के कारण ये अस्तिकाय नहीं है। अस्तिकाय माने बहुप्रदेशी। काल द्रव्य कितने प्रदेशी है? काल द्रव्य एक प्रदेशी है, क्योंकि जो असंख्यात हैं कालाणु, उसमें हर अणु एक एक प्रदेशी है और हर अणु काल द्रव्य है। अच्छा, अन्य जो द्रव्य हैं उनमें एक प्रदेश वाला कोई द्रव्य नहीं, इसलिए काल द्रव्य को अस्तिकाय नहीं माना, शेष 5 द्रव्यों को अस्तिकाय माना। पंडित जी, अन्य द्रव्यों के कितने प्रदेश हैं? वैसे तो ग्रंथकार ने स्वयं इस बारे में एक अलग गाथा आगे लिखी है, पर यहाँ समझ लें क्योंकि अस्तिकाय को समझना है। जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश, धर्म द्रव्य असंख्यात, अधर्म द्रव्य असंख्यात, आकाश द्रव्य के अनंत। अच्छा, पुद्गल द्रव्य के अणु का एक प्रदेश, 2 अणु ने मिलके एक स्कंध बनाया 2 प्रदेश, 3 अणु मिलके एक स्कंध बनाया 3 प्रदेश, असंख्यात अणु से मिलके जो स्कंध बना वो असंख्यात प्रदेश। इसलिए काल द्रव्य को उन्होंने अस्तिकाय नहीं माना, क्योंकि पुद्गल का अणु तो पुद्गल के अणु से जुड़ के स्कंध बना लेता है, तो उसको उन्होंने अस्तिकाय मान लिया। लेकिन काल द्रव्य का अणु दूसरे अणु के साथ नहीं जुड़ता, इसलिए उसको अस्तिकाय नहीं माना। तो 5 द्रव्यों में जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी अस्तिकाय, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी अस्तिकाय, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी अस्तिकाय, पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी 2 प्रदेशी संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी, ये भी अस्तिकाय। लेकिन काल द्रव्य मात्र एक प्रदेशी है, एक प्रदेश से ज़्यादा उसके प्रदेश हो ही नहीं सकते, इसलिए उसको कहा ये अस्तिकाय नहीं है। ये गाथा लिखी क्यों? ये गाथा इसलिए लिखी क्योंकि आचार्य को ये बताना था कि कौन से द्रव्य कितने प्रदेशी हैं, कौन से शरीर की तरह बहुप्रदेशी हैं, कौन से एक प्रदेशी हैं, उनका वर्गीकरण करने के लिए ये गाथा आचार्य ने बनाई। गुरुजी, अस्थिकाय का शाब्दिक अर्थ क्या है? अस्थि माने जो है और काय माने शरीर की तरह बहुप्रदेशी। अस्थि का मतलब जो एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट करे का मतलब जिसमें उत्पाद व द्रव्य हो। तो ये 6 द्रव्य जो हैं एग्जिस्ट सब करते हैं, सब में उत्पाद व द्रव्य होता है। उत्पाद माने नई पर्याय की उत्पत्ति होना, सब द्रव्यों में होती है। व्यय माने पुरानी पर्याय का नाश होना, सब द्रव्यों में होता है। अच्छा, वस्तु का उस द्रव्य का दोनों में रहना, ये भी सब में होता है। लेकिन शरीर की तरह बहुप्रदेशीपना जिनमें है उन्हें हम कहते हैं अस्तिकाय। अब जीव में तो असंख्यात प्रदेश हैं तो बहुप्रदेशीपना हो गया, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेशी हैं, बहुप्रदेशीपना हो गया। लेकिन काल द्रव्य में एक ही प्रदेश है, इसलिए काल द्रव्य अस्थि तो है। अस्थि माने एग्जिस्ट करता है, उसका काम देखा जाता है, आचार्यों ने उसका अस्तित्व स्वीकार किया है, उसमें भी उत्पाद व द्रव्य होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता हो। लेकिन शरीर की तरह बहुप्रदेशी नहीं है। कोई भी शरीर किसी भी जीव का हो, क्या वो 1-2 प्रदेशी हो सकता है? नहीं हो सकता, बहुप्रदेशी ही होता है। इसलिए काय माने शरीर की तरह बहुप्रदेशीपना जिसमें हो, अस्थि माने जो एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट माने जिसमें उत्पाद में द्रव्य हो, और काय माने शरीर की तरह जो बहुप्रदेशी हो, उसे हम कहते हैं अस्तिकाय। काल द्रव्य में अस्थि वाली क्वालिटी तो है, वो एग्जिस्ट करता है, पर काय वाली क्वालिटी नहीं, इसलिए अस्तिकाय में उसको नहीं रखा। काल द्रव्य के अलावा अन्य 5 द्रव्यों को अस्तिकाय में रख लिया। ये अस्तिकाय शब्द का अर्थ होता है। पंडित जी, तो फिर काल द्रव्य कभी अस्तिकाय बन सकता है या नहीं? अगर काल द्रव्य के अणु आपस में एक दूसरे जुड़ जाते होते और जुड़ के वो जैसे पुद्गल की तरह स्कंद बन के बहुत सारे अणु मिलके एक काल द्रव्य बन गया होता, हम उसको भी अस्तिकाय कह देते। पर काल द्रव्य के अणु में स्निग्ध रूक्ष गुण नहीं है, इसलिए वो एक में एक न जुड़े, न जुड़ते हैं, न जुड़ेंगे। तो काल द्रव्य ना तो कभी अस्तिकाय था, ना है, ना आगे होगा। कोई शक्ति ऐसी नहीं जो काल द्रव्य के अणुओं को जोड़ के उनको बहुप्रदेशी बना ले। जब काल द्रव्य में स्वभाव से ही जुड़ने की शक्ति नहीं है तो अन्य कोई उन्हें जोड़ थोड़ी सकता है। वस्तु में स्वयं की योग्यता हो तब तो कोई कार्य दिखाई पड़े। अब स्वयं की योग्यता काल द्रव्य में नहीं, वो एक अणु से जुड़ ही नहीं सकता, नहीं जुड़ सकता तो कोई अन्य भी उन्हें जोड़ नहीं सकता। इसलिए काल द्रव्य
अणु तो अणु की शक्ल में है, बाकी हर अणु काल द्रव्य है। इसलिए काल द्रव्य ना तो अस्तिकाय था, ना है और कभी भी नहीं होगा। वो तो एक प्रदेशी था, एक प्रदेशी है, एक प्रदेशी रहेगा। इस प्रकार इस गाथा में आचार्य ने क्या कहा, यद्यपि द्रव्य दो हैं, जीव और अजीव, लेकिन विशेषता से अजीव द्रव्य के 5 भेद लगाए तो ये 6 भेद हो गए। अब इन 6 भेदों में क्या कोई विशेषता भी है? तो आचार्य ने स्वयं एक गाथा बना ली। हाँ, विशेषता है। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, अन्य 5 द्रव्य बहुप्रदेशी हैं, इसलिए इनमें विशेषता है। 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं और एक काल द्रव्य अकेला अस्तिकाय नहीं है। इसीलिए तत्वार सूत्रकार ने भी कालश्च, काल को बाद में कहा। पहले शुरू में अजीव काया, धर्मा धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च, यहाँ भी जो काया शब्द कहा ये अस्तिकाय की अपेक्षा कहा। इस तरह समझना चाहिए। शेष अगली पाठशाला में देखिएगा। जय जिनेन्द्र।